हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आप सब जानते हैं आज दिन क्या है, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें इंडियन एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेंगे, जहां पे पहला आर्टिकल ये है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को, ऐसा क्या खास हुआ था, ये सब है। दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई हैं फॉर दी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को लेके, ओके, जो कि 2018 में जजमेंट हुआ था। उसमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को लीगलाइज किया गया, कुछ चीज़ों को यहाँ पे बात करी गई हैं, कुछ चीज़ें चेंज करी गई हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भारत का आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम था, भारत ओएस, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का लेक्चर। बने रहेगा वीडियो में एंड तक। कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि 28 जनवरी तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है, आप लोग जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। 27 जनवरी से आपके जो आरएम बैच ये स्टार्ट हो जाएंगे, इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। नो कॉस्ट ईएमआई है, 0% की ईएमआई पे भी आप लोग आज से ही आप कह सकते हैं अपने कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे प्राइस पे आपको ऑफलाइन क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप लोग अभी जाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। 4 फरवरी से ये क्लासेस जो है वो हो जाएंगी शुरू। अब देखिए दोस्तों, पहला आर्टिकल आता है जहां पे बात करी जा रही है कि आखिर क्यों हम लोग 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस दिन हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था अपना, आप कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949 को। ओके, और मैं बता दूं कि ये तो बात हुई नवंबर की, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसे लागू करा गया, ऑफिशियली आप कह सकते हैं जब लागू करा गया था, वो दिन था आपका 26 जनवरी 1950। और तब से लेके अब तक हम लोग हर साल यहाँ पे 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, यही वो रीजन है जिसके बाद हमें आप कह सकते हैं 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता हुआ दिखाई देता है। एक और रीजन है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1930 के अंदर हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज का यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था। ओके, और शुरू हो गया था दोस्तों फाइनल फेज ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसके बाद हमने जम के यहाँ पे लड़ाई करी और अंग्रेजों से अपना देश जो है वो वापस ले लिया। ओके, बात करते हैं ये 1930 का पूर्ण स्वराज बनता कहाँ से, मतलब ये आया कब, उससे पहले क्या हुआ था जिससे हमने डिसाइड किया कि ये हमारा फाइनल फेज रहने वाला है। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन आता है 1927 के अंदर। ब्रिटिश की एक अथॉरिटी ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को, जिसके अंदर 7 लोग थे, और सारे के साथ साथ जो थे दोस्तों वो यूरोपियन टीम थी अंडर द सर जॉन साइमन। ओके, उन्होंने यहाँ पे इसको लेके आया, क्यों वो चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आए जाएं भारत देश के अंदर। ओके, क्योंकि भारत देश में उस टाइम पे मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इसका डिसकंटेनमेंट हुआ, मास प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे इसके, और जो रिस्पॉन्स था साइमन कमीशन का, इसके रिस्पॉन्स में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ। इसके रिस्पॉन्स में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किया अपना नया कमीशन अंडर मोतीलाल नेहरू। ओके, ये बात हमें यहाँ निकल के आती है, और हमने वहाँ पे बात करी और डिमांड भी करी डोमिनेंट स्टेटस की। ओके, ये बात यहाँ से निकल के आती है। अब डोमिनेंट और रिपब्लिक में फर्क क्या था ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर ही जो नेहरू साहब थे, उन्होंने आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं उन्हें यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं मिला। ओके, यंग लीडर आए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, वो चाहते थे कि भारत के हर एक यहाँ पे जो दिक्कतें हैं इन्हें खत्म किया जाएगा और ब्रिटिश एम्पायर मिलेगा। उनके लिए जो डोमिनेंट स्टेटस है वो इतना यहाँ पे जरूरी नहीं है, उनके लिए चाहिए था कि पूरा सारा हमारा हो, सब कुछ हमारी चीज़ चले। ओके, और यहीं पे जो इंडियन पार्टी है उसकी कॉलोनियल यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि बाकी जगहों पे यहाँ पे किया है, अफ्रीका वगैरह में इसका बहुत गलत इस्तेमाल है डोमिनेंट स्टेटस का। ओके, लॉन्ग टाइम महात्मा गांधी जो हैं वो भी यहाँ पे आते हैं प्रो डोमिनेंट को लेके, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उन्होंने फिर एंटी कॉलोनियल यहाँ स्ट्रगल चालू कर दी। उन्हीं के व्यूज़ को देखते हुए 1929 के अंदर यहाँ पे वाइसरॉय इरविन जो हैं उन्हें वापस भेजा गया, कहाँ पे अपने प्रीवियस प्रोनाउंसमेंट में, और एश्योर करवाया कि जो इंडियंस हैं उन्हें यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा डोमिनेंट स्टेटस। लेकिन यहाँ ब्रिटिश अनेबल हो गए कि वो इस बात को ध्यान दे पाते, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें आई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है जब लाहौर का सेशन होता है 1929 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं हर लोग बिल्कुल तैयार हो गए, और फिर उन्होंने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए भाई साहब, पूरी हमें आज़ादी चाहिए। दिसंबर 19 को एक हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन पास किया गया लाहौर के अंदर। लिटरली उसका यही मीन था जैसे कि पूरी आज़ादी, सब कुछ हमारा हो, कोई दिक्कत बीच में ना आए, कोई
अंग्रेज ब्रिटिश कुछ नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी भारत के अंदर, वो ना ही केवल आप कह सकते हैं डिप्यूट कर रही थी भारतीय लोगों को उसकी फ्रीडम को लेके, पर उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे। जो इंडियन इकोनॉमी है ये दोस्तों बेकार हुई थी, पॉलिटिकल चीज़ बेकार हुई थी, कल्चरल स्पिरिचुअल हर चीज़ खराब होती जा रही थी। और इसके बाद यहाँ पे जरूरी था कि हमें आप कह सकते हैं पूर्ण स्वराज लेना पड़े। इसका डिक्लेरेशन होता है दोस्तों ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज ऑफिशियली प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1930 को। और कांग्रेस ने यहाँ पे आर्ग करते हुए बोला कि हर एक इंडिया जो है, हर एक जो इंडियन है उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं आज़ादी मिलेगी और सब लोग साथ में इसी दिन पे हमारा इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ओके, इस तरह की बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इंडियन ट्राई कलर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको निकल के आता है, उसे होस्ट किया गया था अक्रॉस द कंट्री बाय कांग्रेस पार्टी वर्कर्स। और यहाँ पूरे तरीके से पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए थे। बहुत अच्छा माहौल था पूरे भारत देश के अंदर। यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। ओके, हिस्टोरियन निधि मुखर्जी ने भी अपनी आप कह सकते हैं जो किताब है इंडिया इनसाइड ऑफ एम्पायर, इसमें यहाँ पे पूरे तरीके से लिखा है इसके बारे में, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, ये इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ 1930 के अंदर दोस्तों, अंटिल फाइनली जब हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस जीता अगस्त 15, 1947, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, उस दिन की बात तक हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ करा। इसके बाद जनवरी 26 को आप कह सकते हैं सेलिब्रेट करने लगे हम लोग एज ए इंडिपेंडेंस डे या फिर पूर्ण स्वराज, तब तक सेलिब्रेट करते थे हम लोग। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तब हमने शिफ्ट किया कर दिया कब 15 अगस्त में। ओके, उसके पहले हम लोग कब करते थे 26 जनवरी को करते थे, लेकिन अब 26 जनवरी को हमने करने लगे रिपब्लिक डे और आप कह सकते हैं 15 अगस्त को हम करने लगे इंडिपेंडेंस डे। इसमें लोग कंफ्यूजन रहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो प्रोमलगेट करेंगे इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन को, तब से यहाँ पे हमें कंसिडरेशन होने लगा कि हमारा रिपब्लिक डे कब है 26 जनवरी को। ओके, समझ में आ गया आपको। और ये थी हमारी पूरी कहानी कि हम क्यों यहाँ पे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी पे। अब ये दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं अच्छा आर्टिकल, काफ़ी हैवी आर्टिकल है। ओके, जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि हाँ इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रख दिया गया है। हम यहाँ बात करने वाले हैं कि पहली बात तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये लिविंग का क्या मतलब है। ओके, कुछ चेंजेस लाए गए हैं लिविंग में, इसका क्या मतलब है। कुछ आप कह सकते हैं जो बातें यहाँ करी गई हैं वो थोड़ी सी अलग है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्यूसडे को 5 जज की एक बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस KM जोसेफ। इन्होंने एग्री किया सिग्निफिकेंटली इज द प्रोसीजर फॉर पैसिव यूथेनेसिया इन द कंट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि आखिर यूथेनेसिया होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली यूथेनेसिया रिफर किया जाता है तब जब कोई एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जान को खत्म कर दे। सुसाइड को अगर आप जानते हैं ना, तो सुसाइड से ही आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। और इसको लेके यहाँ पे काफी जो सारी गाइडलाइंस हैं इसे पास किया गया है। ओके, हम बात करने वाले हैं कि ये तो पास कराया गया है, लेकिन एक गाइडलाइन यहाँ पे 2018 जजमेंट हुआ था जब कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR के वर्सेस हुआ था। उस टाइम पे भी यहाँ पे पैसिव यूथेनेसिया के बारे में बात करी गई थी। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पैसिव एक्टिव क्या है, फिर हम देखेंगे रूल क्या था 2018 का, फिर सिचुएशन क्या थी उससे 2018 से पहले, और अब क्या किया है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहली बात देखिए, यूथेनेसिया मैंने आपको बताया कि जब कोई एक व्यक्ति अपनी जान को खत्म करना चाहता है, अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है, तब ये चीज आती है। लेकिन ये भी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। ओके, पहला होता है दोस्तों एक्टिव और पैसिव। अगर हम लोग बताएं एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये फिजिकली रहता है सिर्फ। ओके, लेकिन हम इसे मानते हैं एक्टिव और पैसिव के तरीके से। एक्टिव कैसा है, तो एक्टिव में क्या रहता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट होती है किसी एक्सटर्नल फोर्स की, कि उसको किसी ने आप कह सकते हैं बोला, या फिर आप कह सकते हैं किसी ने उसको एनकरेज किया कि तुम ये काम करो, उसे हम कहते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। और पैसिव यूथेनेसिया के अंदर क्या रहता है कि व्यक्ति खुद अपने आप कह सकते हैं दिक्कत की वजह से, अपने यहाँ पे टर्मिनल की वजह से उसकी डेथ होती है। ओके, यहाँ पता लगता है पैसिव यूथेनेसिया को लेके यहाँ पे लीगलाइज किया गया भारत के अंदर बाय द सुप्रीम कोर्ट 2018 के अंदर। और यहाँ पे बोला कि कोई भी यहाँ पे कॉन्टीजेंट है बेसिकली अपॉन पर्सन्स हैविंग लिविंग विल, या फिर आप कह सकते हैं वो चाहता है या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है उसके ऐसे एक्शंस को, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पर्सन जो है वो अनेबल रहेगा कि वो अपने कोई भी मेडिकल डिसीजन दिखा सके फ्यूचर के अंदर। ये बातें यहाँ बताई गई। अब 2018 के अंदर हुआ क्या था बेसिकली, हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथेनेसिया को कि उसे रिकग्नाइज किया जाएगा एज द लिविंग विल्स ऑफ द टर्मिनल इल पेशेंट। ओके, ये बात यहाँ बताई गई। साथ ही यहाँ पे कुछ इश्यूज करी गाइडलाइंस रेगुलेट करवाया गया इस प्रोसीजर को। 5 जज की बेंच
5 जज की बेंच जो है वो बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जिसको हेड किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, दीपक मिश्रा साहब ने। और ये गाइडलाइंस को यहाँ पे उन्होंने बोला और बोला कि इन फोर्स अंटिल पार्लियामेंट पास कोई भी लेजिस्लेशन ऑन दिस, तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई पास नहीं करती है। तब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, तब तक कोई लॉ भी इस पे लेके नहीं था। ओके, और ये काफी सब्जेक्टिव था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसे रेंडर्ड करते हुए 2018 में इस जजमेंट को दिया। ओके, और उन्होंने ये बोला कि वी डिक्लेयर दैट एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैविंग मेंटल कैपेसिटी टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन हैज राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग विड्रॉल फ्रॉम लाइफ सेविंग डिवाइसेस। मतलब कि एक एडल्ट के पास इतनी सद्बुद्धि है, इतना वो सोच सकता है, अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक है तो वो जानता है कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में किन चीज़ों को यहाँ की जरूरत है, और अगर वो चाहता है कि वो उन चीज़ों को ना ले तो ये उस पर जिम्मेदारी है और कोई इसको लेके जिम्मेदार नहीं होगा। ये बात इन्होंने यहाँ बताई। 2018 से पहले चीज़ें क्या थी, लेकिन 1994 के अंदर एक केस आता है जिसको चैलेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को लेके ऑन द सेक्शन 309 को लेके आईपीसी पे, जहाँ के अंदर मैंडेट करवाया गया था कि लगभग 1 साल की, अगर 1 साल तक आपको जेल हो सकती है अगर आपने अपनी सुसाइड करी तो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आप कह सकते हैं डीम करके बोला कि ये काफ़ी क्रूल और आप कह सकते हैं इरेशनल प्रोविजन है, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं डिजर्व रहता है टू द रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेटस बुक। और यहाँ पे ह्यूमनाइज आर पेनल लॉज के बारे में बात करा गया, इस बुक के अंदर बात करी गई थी। तो जो एक्ट है सुसाइड का, उसे कैन नॉट बी सेड टू बी अगेंस्ट रिलीजन, मोरालिटी और पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को लेके यहाँ पे बताया गया। और कोई अगर एक्ट होता है ऐसा जहाँ पे अटेम्प्ट किया गया सुसाइड का, उसको नो बेनफुल इफेक्ट ऑन सोसाइटी माना गया। ओके, 2 साल बाद 5 जज की बेंच बैठती है ओके कोर्ट के अंदर, वो ओवरटर्न करती है इस डिसीजन को इन पी रांथेनम के बारे में। और उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ जो है वो अंडर 21 आता है और इसके अंदर कोई भी इंक्लूड नहीं है, डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। ओके, ये बात इन्होंने बोली। और ओनली रजिस्ट्रेशन कुड परमिट यूथेनेसिया, इस बारे में इन्होंने बोला। इसमें जो यहाँ पे केस था ये था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब को लेके। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथेनेसिया को फॉर अरुणा सनबो को लेके, जो कि एक नर्स थी हु हैड बीन सेक्सुअली असॉल्टेड इन मुंबई 1973 में। और यहाँ बोला कि जो काम हुआ था ओके वो सब उसके बाद से यहाँ पे इसको वेजिटेटिव स्टेट में बताया गया। जो कोर्ट है इसने भी यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्शन लिए बिटवीन दी एक्टिव और पैसिव को लेके और अलाउ किया, आप कह सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, कि ये ठीक है। ये बात ठीक है मतलब कि वो उस आदमी के मेंटल कंडीशन की वजह से दिक्कतें आई तो वो ठीक बताया गया, उसको उसके खिलाफ केस नहीं किया जाएगा, इस बारे में बताया गया। 2006 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 196th रिपोर्ट दी जिसका टाइटल था मेडिकल ट्रीटमेंट टू टर्मिनल 3 पेशेंट। ओके, इसके बारे में बताया, जहां पे उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर होता है जो कि ओबे करता है कुछ इंस्ट्रक्शंस, कि वो कंपेटिटिव पेशेंट्स को विद होल्ड और विड्रॉल मेडिकल ट्रीटमेंट को बोलेगा डज नॉट कमिट अ बेंच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी ऑन दी ओमिशन टू ट्रीट विल नॉट बीन ऑफेंस। कई बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर इस काम को करता है, ओके डॉक्टर इस काम को करता है ये देखते हुए कि मेडिकल जो कंडीशन है उस पेशेंट की वो कैसी है, ओके वो ध्यान देता है उस पर। और ये बोला गया कि इसको लेके अगर कुछ ऐसा होता है, अगर डॉक्टर कुछ ऐसा काम करता है जो कि बेनिफिट है उस व्यक्ति को लेके, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं बेंच या फिर आप कह सकते हैं उसके खिलाफ कोई काम नहीं होगा, ऐसा उसे ऑफेंस में नहीं काउंट किया जाएगा, इस बारे में बताया गया। ओके, साथ ही रिकॉग्नाइज किया कि जो पेशेंट है ओके डिसीजन टू नॉट रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, ये उसका पेशेंट का यहाँ पे हक है, बाकी किसी का नहीं है। 2008 के अंदर लॉ कमीशन ने 241st रिपोर्ट दी ऑन पैसिव यूथेनेसिया, जहाँ के उन्होंने एक पूरी बुक दी, जहाँ पे जो रिपोर्ट थी उसके अंदर बताया गया कि जो ये यूथेनेसिया है ओके पैसिव यूथेनेसिया, इसको दोबारा देखा जाए और इसके लिए कोई ना कोई बिल या ड्राफ्ट बिल कुछ लेके आया जाए। अब की बार क्या चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए पेटिशन फाइल होती है बाय द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, उन्होंने सबमिट करी 2018 के अंदर गाइडलाइंस ऑन लिविंग विल्स अनवर्केबल। ओके, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे फाइल करा पेटिशन एक। एज पर 2018 गाइडलाइंस दोस्तों, जो लिविंग विल है वो रिक्वायर्ड है कि टू बी साइंड बाय एग्जीक्यूटर, जो इंडिविजुअल आप कह सकते हैं चाहता है अपनी सुसाइड करने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 अटेस्टिंग विटनेस। ओके, 2 लोग उसकी गवाही के लिए हों कि उसने अपनी मर्जी से काम किया, प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे उन्हें काउंटर साइन किया जाए बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये रहेगा, तभी परमिशन मिलेगी कि हाँ आप लोग इसकी मतलब उस व्यक्ति को खुद वो चाहता है कि जान दे दे तो हाँ ठीक है दे दीजिए, तब जाके इतने सारे प्रूफ होने चाहिए। जो कलेक्टर है वॉज टू देन फॉर्म अनदर मेडिकल बोर्ड ऑफ 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, जिसके अंदर आपके चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ये रहेंगे। ओके, और एक और बात दोस्तों मैं बता दूं आपको, सेकंड जो रहेगा वो बोर्ड एग्री करेगा कि हॉस्पिटल बोर्डिंग फाइंडिंग्स क्या है उस डिसीजन को लेके। ओके, दिया जाएगा वो किसको, आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को दिया जाएगा। और पेशेंट को यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा कि हाँ
कोई दिक्कत तो नहीं है, तब जाके अप्रूवल मिलेगा कि हाँ आप अपनी जान ले सकते हैं। तो सुसाइड करने के लिए भी इतनी बड़ी आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हैं तो। इंस्टीड ऑफ द मेडिकल और कलेक्टर फॉर्मिंग द टू मेडिकल बोर्ड्स, बोथ बोर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द हॉस्पिटल, और जो रिक्वायरमेंट है वो 20 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है डॉक्टर को, तभी जाके उसको उसके बोर्ड के अंदर डाला जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है मजिस्ट्रेट के अप्रूवल की, वो रिप्लेस की जा सकती है बाय द इंटीमेशन टू द मजिस्ट्रेट। ओके, जो मेडिकल बोर्ड है वो मस्ट कम्युनिकेट करेगा उसके डिसीजन को विद इन 48 आवर्स, और गाइडलाइंस को यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड करेगा बिना किसी टाइम लिमिट के। ओके, एक तरीके से मैं बताऊं आपको तो आपको अगर सुसाइड भी करनी है, बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अब तो लॉ भी लेके आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं। ओके, समझ में आया आपको क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। एंड दोस्तों हमारा लास्ट आर्टिकल आता है कि आखिर क्यों जो इंडिया का भर ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे दिक्कत हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। देखिए आईआईटी मद्रास के एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने यहाँ पे डेवलप किया मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस। ओके, इसको पिच किया एज इंडियाज आंसर टू गूगल्स एंड्रॉयड जो है और एप्पल का iOS है, उसके अपोजिशन में इसको लेके आ गया। अब इसके कंपटीटर बड़े बड़े हैं। ओके, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन कुछ यहाँ पर बात निकल के आती है कि जो बाहर ओएस है ये कोई डिस्टिंक्ट नहीं है फ्रॉम एंड्रॉयड या फिर iOS से। कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ऑन बाहर ओएस, कोई की फीचर्स के बारे में नहीं बताया गया। ओके, बस एक तरीके से अपीयर होता है कि हमारे पास एंड्रॉयड के और इनके अल्टरनेटिवली हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। जो डेवलपर है उन्होंने कॉपी किया हो सकता है जो सोर्स कोड है प्रोग्राम का, ऐप का, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम का, नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बिना ही किसी आप कह सकते हैं कॉपीराइट लॉज को वॉयलेट करते हुए। गूगल का जो एंड्रॉयड है दोस्तों ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओके, जिसे यहाँ पे डेब्यू किया गया था 2008 के अंदर, बट जो फोक्ड वर्जन है दोस्तों उसने यहाँ पे एक्सेस छोड़ दिया अपना गूगल प्ले स्टोर से। तो जो प्राइमरी वे है मोस्ट एंड्रॉयड जो यूजर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस पे, सिंपली कर सकते हैं वो लोग। वेडनेसडे को दोस्तों गूगल ने यहाँ पे अनाउंस किया इन लाइन विद द CCI रूलिंग इन इंडिया, और ये बोला कि अलाउ करें अदर मैन्युफैक्चरर्स को टू बिल्ड फोक्ड एंड्रॉयड वेरिएंट्स। टेक्निकली दोस्तों उन्होंने, मैं बताऊं आपको, बाहर जो ओएस है ये एबल रहेगा कि वो आप कह सकते हैं भारत के अंदर गूगल के साथ मिलते हुए इस काम कर सके और अपनी सर्विसेज को एक्सेस दे सकें। अब एंड्रॉयड जो iOS है इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। जो डेवलपिंग एक ब्रांड है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हर एक फ़ोन में ये तो आपने यूज़ किया ही होगा। ओके, और किसी का नाम तो आप जानते भी नहीं होंगे, है बहुत सारे, पर आप लोग नाम ही जानते होंगे। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि क्यों यहाँ पे जो आईफोन है वो डोमिनेंट बना पहले पेज पे, क्योंकि ऐप स्टोर में यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें दी 2008 में। जो ऐप्स हैं दोस्तों ये मेन स्ट्रीम में आते हैं इंस्टेंटली और काफ़ी एक्सेसिबल बन जाते हैं आईफोन के लिए। क्लीन और फ्रेंडली यहाँ पे स्टोर उनका यहाँ देखने को मिलता है। जो गूगल है इसके लिए भी अपने लिए काफ़ी बड़ी बात है, जो इसका यहाँ पे बैंड वेगन है, जैसे कि एप्पल का नहीं है। पर जो कंपनी ये यहाँ पे अलाउ करती है थर्ड पार्टी स्टोर्स को भी, साइड लोडिंग को वगैरह को भी, आप लोग यहाँ पे क्रोम से इनकॉग्निटिव से चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं आसानी से, ऐसा नहीं है। एप्पल में क्या रहता है कि आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, यू हैव ओनली परमिशन टू डाउनलोड योर एप्स फ्रॉम द ऐप स्टोर। यहाँ से आपके पास नहीं रहती चीज़ें, यहाँ पे आपको इतना नहीं यहाँ मिलता है। एंड्रॉयड का डोमिनेंट है दोस्तों 71.8% यहाँ पे एंड्रॉयड है। ओके, काफ़ी सारे और भी अलग अलग हैं ऐसे अटेम्प्ट लिए गए बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैकबेरी, सैमसंग के द्वारा भी लिया गया है कि उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, लेकिन वो इतना कंपेटिटिव नहीं मिला एंड्रॉयड और iOS के कंपेरिजन में। मेरे ख्याल से भारत इतना बड़ा मार्केट है कि अगर भारत की तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आया जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि लोगों को सच्ची में अच्छा लगता है और वो अच्छा है एप्पल के और जो iOS है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, है कि नहीं, तो मैं मान सकता हूं कि भारत जैसे मार्केट के अंदर हम लोग बहुत अच्छा मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। कुछ सालों में दोस्तों आपने देखा होगा जो इंडिया है वो स्टेप्ड अप आया है अपने लैंडर्स कि वो कुछ टेक लैंडस्केप्स बना सकें। चाइना जैसा आप कह सकते हैं बड़ा बनता हुआ आ रहा है, पर हमारी तरफ से भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। इस टाइम पे हमने खुद के यहाँ पे अपने जो ऐप स्टोर वहाँ पे इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की बात करी गई है। बेसिकली काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे दिया भी है। अगर हम बात करें जीमेल जो है वो डिफॉल्ट ईमेल सर्विस है मोस्ट यूजर्स के लिए। जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे जो इंडियन डेवलपर्स हैं वो कैरी नहीं कर सकते गूगल ऐप्स वगैरह को, ये बात भी हमें यहाँ देखने को मिली। जो गूगल और मेटा है बेसिकली, ओके, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं अपना पहला फर्स्ट पार्टी जो ऐप है उसे लोकलाइज किया ऐप स्टोर के अंदर फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। वो चाहते हैं कि सब यूज़ करें। एक और प्रॉब्लम ये भी भारत यहाँ पे फेस कर रहा होगा कि कन्विंस करना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपने फोन्स को लॉन्च करें विद हमारे भारत ओएस से। ये बहुत बड़ी बात है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं कोई भी आप कह सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन है वो ये नहीं चाहेगा कि अपने वो इतना बड़ा रिस्क ले अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कि वो नया ही iOS लॉन्च कर दे। ओके, तभी जरूरत हो सकती है दोस्तों जब तक इंडियन जो गवर्नमेंट है ये कुछ फंड नहीं देती है कि भाई जिन लोगों के यहाँ पे हैंडसेट इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए जा रहे होंगे, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर दुनिया दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके सपोर्ट में है, उनका नुकसान नहीं होने देगी। तो जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो इतना सारा पैसा मान लीजिए आप लोग नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिला और कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई यूज़ करना चाहता ही नहीं है, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, नए नए फोन ले ही नहीं रहे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं।
ये प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिल रही है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए प्रॉब्लम चलेगी, कुछ साल दर साल यहाँ पे चलेगी। उसके बाद अगर ये अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है कि इस पे बहुत बेनिफिट होंगे और लोग इसको यूज भी करते हुए दिखाई देंगे। ओके, पर अभी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, देखते हैं क्या होता है इसको लेके। पर दोस्तों आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।